शुभ दिन साथियों, मेरा नाम है शाहयार हुसैन। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और उसी के साथ साथ क्रांतिकारी युवा संगठन का एक सदस्य भी हूँ। हर साल की तरह इस साल भी क्रांतिकारी युवा संगठन ने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है जिसमें हम डीयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की होड़ में लगे हुए जो छात्र हैं उनकी मदद के लिए हम इस वीडियो में एंट्रेंस से लेकर के एडमिशन तक स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको तैयारियाँ करनी चाहिए, हम उस बारे में बात करते हैं। हर साल की तरह इसी साल ही हमने अलग अलग विषयों पर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज़ के हिसाब से हमने वीडियोस बनाई हैं। जो आज की वीडियो है वो स्पेसिफिकली फोकस करती है डीयू में पीएचडी हिस्ट्री, पीएचडी और एमफिल हिस्ट्री के एंट्रेंस और एडमिशन पर। तो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए वो है 50% फॉर ओबीसीज, 55% फॉर जनरल एंड बाकी SC/STs को 10% के अराउंड रिलैक्सेशन मिलता है जो कि है समवेयर अराउंड 45%। अब नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो पीएचडी में इस साल है 30 सीट्स और एमफिल में है इस साल 24 सीट्स, 24 सीट्स, जिसमें जब आप फॉर्म भरेंगे एडमिशन के लिए या एंट्रेंस में अपेयर होने के लिए, तो उस फॉर्म में वेबसाइट में ही आपको रिसर्च प्रपोजल देने का एक कॉलम दिया जाता है जो कि एमफिल में मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं हिस्ट्री का तो उसमें रिसर्च प्रपोजल देना मैंडेटरी है। अब इसमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब कर रहा है यूनिवर्सिटी में, वो एलिजिबल नहीं होगा एग्ज़ाम देने के लिए। जिन लोगों के 50% से कम मार्क्स आए हैं मास्टर्स में, वो 55% से कम मार्क्स आए हैं मास्टर्स में, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और जिन लोगों ने एमफिल किया है वो उन लोगों का भी 55% से अगर कम है तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब ये जो 55% वाला क्राइटेरिया है ये जनरल सीट वाले लोगों के लिए, जनरल सीट वाले लोगों पे अप्लाई होता है। बाकी जो लोग SC/ST और ओबीसी कास्ट बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ने 5% से लेकर के 10% का रिलैक्सेशन किया, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि ओबीसी के लिए 50%, SC/STs के लिए 45% इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके साथ साथ जिन लोगों ने यूजीसी नेट, JRF या उस तरीके का कोई भी नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप या टेस्ट क्लियर किया है वो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, उनको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने अपनी एमफिल की डिग्री 55% एंड अबव पे हासिल करी है उन लोगों को भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, वो भी डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं। फिर उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं ये बात जान लेते हैं। 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने बैठ रहे हैं तो आपको 50% एटलीस्ट स्कोर करना नेसेसरी है। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से निकल करके आते हैं तो आपके लिए वो रिलैक्सेशन 5% बढ़ जाता है, यानी कि 5% कम हो जाता है, यानी कि आप 45% अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट रहा है तो आप उसके लिए आप फिर भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल है। बाकी अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम की। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही होगा। उसमें जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 3 घंटे होगी और जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। वहाँ पे ऑनलाइन एक ऑप्शन होता है, जब आप स्क्रीन पे बैठेंगे तो स्क्रीन पे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को हिंदी या इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि
50% एज पर जो DU ने बुलेटिन निकाला है इस बार का, उसके हिसाब से जो 50% क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और 50% क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से आपने अपना MA कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट से निकले हुए क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चंस मोस्टली फैक्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर आप जैसे ये वाला जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज, ये वाली जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली PhD हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है, MPhil और PhD हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है, तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे मोस्ट ऑफ देम। बाकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे जनरल एक एप्टीट्यूड जो होता है आपका रीजनिंग वगैरह को लेकर के और रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर के, उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके का स्टडी मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा PhD MPhil की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो UGC नेट की किताबें आती हैं कंपटीशन की, आप वो ले सकते हैं, जैसे कि अरिहंत की आती है, अरिहंत की किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं UGC नेट के कंपटीशन के लिए। तो उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वही लेवल होता है DU के क्वेश्चन पेपर का, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो इग्नू के नोट्स होते हैं, अगर आप थोड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ाई करना चाहें या आपको एक मास्टरी हासिल करनी है एंट्रेंस के टाइम पे ताकि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें, तो उसके लिए आप इग्नू के नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिकॉज इग्नू के नोट्स से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल निकल करके आता है जो क्वेश्चन पेपर बनने का बेस बनता है। उसके साथ साथ ही DU का जो UG और PG का सिलेबस है वो डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब जैसे कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि इस बुक का राइटर कौन है या फिर इस राइटर ने कौन सी किताब लिखी है, तो वो जो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं सिलेबस की उसमें से ही निकल करके बनती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। और बाकी जहाँ तक रही बात इसकी तैयारी करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो DU के हों चाहे वो नेट के हों, उनको ज़रूर सॉल्व करते रहें। और उनको सॉल्व करने से आपकी एक्सटेंसिव नॉलेज बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ आपको ये भी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बन करके आता है DU में आमतौर पर। और पुराने क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कि शायद उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट भी हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और इसी के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। और हमारी वीडियो सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, लोगों को बताएं क्रांतिकारी युवा संगठन के बारे में और क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़ें। धन्यवाद।